हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पेपर पास में। तो हमारे एक फ्रेंड का रिक्वेस्ट आया था CC10 पेपर, जो कि आपके बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल। उसके यूनिट 1 का एक टॉपिक है, उसको डिस्कस करने को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। तो ये आपका जो यूनिट 1 है वो है आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन स्कूलिंग, यानी कि और इसमें आपको डिस्क्राइब करना है पॉलिसी, कंसर्न्स एंड इश्यूज़ के बारे में। चलिए, इसके अंदर जो पहला टॉपिक जो है वो है नेम एंड टाइप ऑफ द स्कूल डेवलपमेंट इन द लाइट पॉलिसी पर्सपेक्टिव एज अ सोर्स टू अंडरस्टैंड द कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल्स इन इंडिया एज वेल एज बिहार। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में तो अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, मैं जैसा कि देख रही हूँ प्रीवियस ईयर में 2019 में एक बार बिहार के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन, ये हमारे 2019 का क्वेश्चन है। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्कूलिंग इन द बिहार। बिहार में स्कूलिंग एजुकेशन यानी कि स्कूल्स का किस तरह से निर्माण हुआ है, स्कूली शिक्षा का, इसके बारे में आपको विवरण देनी है संक्षिप्त में, वो भी क्योंकि हमारा जो CC10 है उसमें हर एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर्स के होते हैं। तो मैक्सिमम आप 3 पेज लिखते हो तो मुझे लगता है काफ़ी, क्योंकि उससे ज़्यादा हमें टाइम भी नहीं मिल पाता है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसके आंसर्स को। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की विरासत किसी से छुपी नहीं है। प्राचीन काल से ही बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में अलग पहचान मिली है। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, उदंतीपुर जैसे विश्वविद्यालय का बिहार प्रमुख केंद्र रहा है। वही आधुनिक काल में विद्यालय शिक्षा, स्कूलिंग एजुकेशन का विकास एवं संरचना निर्णायक तरीके से हुआ और इसी क्रम में 19वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक में आरंभ से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि हुई। स्कूली शिक्षा का आरंभ 1813 में चार्टर आयोग से ही हो गया था। एक्चुअली पहले हम लोग गुरुकुल का जो कंसेप्ट था वो हम लोग अडॉप्ट करते थे, स्कूल से नहीं थी इंडिया में। तो ये जो स्कूल्स का हमारा कंसेप्ट है वो चार्टर अकाउंट में ही ये चीज़ चार्टर अकाउंट में बोल रही हूँ, चार्टर एक्ट 1813 जो आया था उसमें ही इसको बढ़ावा दिया गया कि स्कूल्स वो लोग खोलें। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे चार्टर एक्ट 1813 में कुछ विशेष प्रकार के प्रबंधन योजनाएं प्रोविजंस दिए जाएंगे। यह तय हुआ कि कंपनी की आय, जो हमारी हम लोग पे शासन करने वाली अमेरिकी उस समय थी, वो जो भी कंपनी थी वहाँ से जो भी प्रोडक्शन या जो भी आय आती थी, तो कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई एवं भारतीय साहित्य एवं विज्ञान आधारित शिक्षा को बढ़ावा के लिए प्रावधान बनाया गया। तो एक्चुअली क्या है कि इस चार्टर आयोग में जो कंपनी थी उनसे जो भी आय, जो भी प्रॉफिट आ रहा था, उन्होंने ये तय किया कि इंडिया के जो भी लोग हैं उनको शिक्षा देने के लिए वो 1 लाख रुपए की एक प्रोविज़न देंगे। ठीक है, तो इनसे कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ा, क्योंकि ये सारी चीज़ें पेपर पे ही रह गई, दिया नहीं गया 1 लाख रुपया। लेकिन इससे जो लोगों की मेंटेलिटी थी वो थोड़ी बहुत चेंज हुई कि हाँ स्कूल खोला जाए, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे थे कि स्कूल खोलेंगे तो 1 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो उन्हें सरकार के द्वारा दी जा सकती है। ठीक है, तो स्कूल्स के लिए जो भारतीय साहित्य एवं विज्ञान आधारित शिक्षा था उसको अंग्रेजी मीडियम में इंग्लिश लैंग्वेज का उस समय प्रावधान, यानी कि इंग्लिश पे भी इम्फेसाइज किया गया, जोर दिया गया। नेक्स्ट है, इस आयोग का शिक्षा में एकमात्र सकारात्मक प्रभाव यही देखा गया कि विद्यालयों के निर्माण एक बड़ी संख्या पे होना आरंभ हो गया। तो स्कूल से बहुत ज़्यादा खुलने लगे, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा कि सरकार से हमें 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिल सकती है, तो इसलिए स्कूल्स के संख्या जो थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस आयोग का शिक्षा में ये दो बार हो गया है ना। ओके, आप इसको रिपीट नहीं करोगे, मैं इसको कट आउट कर दे रही हूँ। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हम लोग इसमें।
भारत में वर्तमान शिक्षा प्रणाली की नींव 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से माना जाता है। भारत में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसका नींव 19 से ही माना जा रहा है। वस्तुतः इसकी आधारशिला सन 1854 के वुड घोषणा पत्र द्वारा डाली गई। इस घोषणा पत्र में अंकित किया गया कि शिक्षा की संरचना या ढांचा या विकास इस प्रकार का हो जिसके आधार में प्राथमिक विद्यालय, आप यहाँ चाहें तो यहाँ ब्रेसेस में लिख सकते हैं प्राइमरी स्कूल हो, और फिर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय हो। वुड महोदय ने अपने प्रपत्र द्वारा एक शैक्षिक सीढ़ी स्थापित करने का प्रयास किया था। तो वो वुड घोषणा पत्र से ही हमारा जो 19 का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका एक तरह से संरचना जैसे भी डेवलप किया जाए वो एक सीढ़ी नुमा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे शिक्षा प्राप्त की जाए वो संरचना तैयार की गई। तो पहले प्राइमरी स्कूल, उसके बाद सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद हायर एजुकेशन और इस तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में बात की गई है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, स्कूली शिक्षा के विकास का प्रारंभ 1835 से होता है, जब लॉर्ड विलियम्स बेटिक, जो कि उस टाइम के गवर्नर थे, के समय जब मैकले शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा देने का प्रस्ताव पारित किया गया। और मैकले का जो रिपोर्ट था वो इंग्लिश में था, है ना, तो वो इंग्लिश यानी कि इंग्लिश मीडियम पे वो ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे थे, जोर दे रहे थे। पहले महात्मा गांधी या जो भी थे वो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज पे नहीं, हमारा राष्ट्रीय भाषा मातृभाषा जो है वो इस पे जोर देते थे। लेकिन अब धीरे धीरे मेंटेलिटी चेंज होने लगी कि हमें अंग्रेजी भाषा जो है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, इन अंग्रेजों से लड़ने के लिए वो बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो इसमें इसके तहत यहाँ देख सकते हैं, इसके तहत अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाने लगा एवं पूर्णिया में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर आधारित पहला जिला स्कूल खोला गया। तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर आधारित पहला स्कूल खोला गया, जिला स्कूल। उसके बाद यह सिलसिला चलता ही गया। पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, आरा, भागलपुर में भी स्कूल खोले जाने लगे इसी तरीके से। सबसे पहले 9 जनवरी 1863 में बिहार में पटना कॉलेज की स्थापना की गई। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके स्थापना के बाद बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय की शुरुआत हुई। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। इसके बाद रांची में मस्तिष्क एवं मनोविज्ञान केंद्र की स्थापना की गई, जिसके बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र का भी विस्तार हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के लिए 1928 में पटना का साइंस कॉलेज की स्थापना की गई। नेक्स्ट 1917 ईस्वी में शिक्षा संबंधी स्थिति का अध्ययन करने के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया, यानी कि जो भी शिक्षा चल रही है उसकी जांच हो सके उस हिसाब से ये एक आयोग, नया आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने वकालत, व्यवहारिक विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों में विस्तार लाई, यानी कि ये एक तरह से देखा जाए तो वोकेशनल एजुकेशन के तरफ ज़्यादा एम्फेसाइज होता है। सैडलर आयोग से पूर्व 1902 ईस्वी में पूसा में कृषि संस्थान की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग एवं अनुसंधान करना, रिसर्च करना था। 1925 में पटना में पशु चिकित्सालय की स्थापना की गई और उनका उद्देश्य पशुओं के अलग अलग प्रजाति, उनके नस्ल, उन अनेक प्रकार की जो बीमारी होती है पशुओं में उस सब के बारे में रिसर्च करना था। 1926 में धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई ताकि वैज्ञानिक तरीके से खनन किया जा सके। इसके बाद आ जाते हैं आर्य समाज। आर्य समाज द्वारा शिक्षा के विकास के लिए डीएवी स्कूल जो आप देखते हैं वो आर्य समाज द्वारा स्थापना की गई है उन स्कूलों की। ब्रह्मो समाज द्वारा राजा राम मोहन राय
सेमिनरी की स्थापना पटना में की गई। इन दोनों संस्थान आर्य समाज से जो डीएवी की स्थापना की गई थी और ब्रह्मो सेमिनरी की स्थापना जो की गई, ये दोनों संस्थानों के प्रयास से आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ। 1914 में बिहार एवं उड़ीसा की सरकार द्वारा महिला शिक्षा सुधार हेतु एक समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा बांकीपुरा और कटक के स्कूलों में इंटरमीडिएट श्रेणी की शिक्षा व्यवस्था की बात की गई तथा अन्य कन्या बालिका विद्यालय खोलने के लिए आर्थिक मदद की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 प्रणाली का मूल मंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थियों को बिना किसी जात पात धर्म स्थान एवं लिंग भेदभाव के लगभग एक जैसी शिक्षा उपलब्ध हो। भारत सरकार ने वर्ष 1964 ईस्वी में स्कूली शिक्षा प्रणाली का एक नया आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से एक नए आयोग का गठन किया, जिसके द्वारा कॉमन स्कूल, सामान्य स्कूल प्रणाली, इन सब कंसेप्टों को भी वहाँ उल्लेख किया गया। लेकिन ये बस वहाँ उल्लेखित है, ये लागू नहीं हो पाई थी। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई बच्चा है जो डायलिसिस या कोई भी तरह के विकलांग से जुड़ी है तो उसके लिए कोई स्पेशल एजुकेशन सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे सिलेबस का जो टॉपिक है, हाँ, उसमें यहाँ लिखा गया था स्ट्रक्चर के बारे में बात करने को। स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल इन इंडिया, यानी कि उस बिहार में हमारा स्कूल सिस्टम का किस तरह से स्ट्रक्चर किया गया। तो यहाँ मैंने एक टेबल से ये चीज़ दिखाया है। इस प्रकार वर्तमान विद्यालय शिक्षा की संरचना का विकास विभिन्न नीति में होता रहा है और अंतिम रूप में निम्न प्रकार की संरचना हमें दिखाई पड़ती है। तो हमारा जो स्कूली सिस्टम है उसके लिए हमारे इंडिया में या फिर बिहार में बहुत सारी नीतियाँ आई शिक्षा से रिलेटेड, और हर एक नीति ने हमारे स्कूली सिस्टम को एक नया आधार, एक शेप दिया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा कॉलम है, स्टेबल का कैटेगरी ऑफ स्कूल, विद्यालय के प्रकार। दूसरा कक्षा का स्तर, लेवल ऑफ क्लास, कक्षा के प्रकार, वैरायटी ऑफ क्लासेस एंड विद्यालयों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल है। तो सबसे पहला जो हमारा विद्यालय शिक्षा शुरुआत होता है वो होता है प्राइमरी स्कूल से। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट स्कूल प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक या जूनियर स्तर या फिर बेसिक स्कूल इसे कहा जा सकता है। और ये जो शुरुआत होती है वो 6 से 11 वर्ष की आयु से शुरुआत होती है। इसमें क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक की कक्षा होती है। 5 तरह के कक्षाएं होती है। सरकार के अधीन ये शिक्षा प्राइमरी स्कूल जो है वो सरकार के अधीन चलती है। राजकीय, राजकृत स्थानीय निकाय के स्थान के साथ सरकारी संरक्षण, वही सरकार द्वारा नव स्थापित स्कूल, न्यूली एस्टैब्लिश स्कूल जो है, या फिर प्राइवेट, कोई भी प्राइवेट प्राइमरी स्कूल है तो वो भी हमारा इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है प्राइमरी सेक्शन। ये उसी में एक तरह से देखा जाए तो प्राइमरी सेक्शन में ही आप इस दोनों रॉ को एक साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअली दोनों प्राइमरी के बारे में ही बात की जा रही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मिडिल स्कूल, यानी कि माध्यमिक शिक्षा या फिर कहो जूनियर हाई स्कूल, सीनियर बेसिक स्कूल। तो ये शिक्षा जो है वो आपकी वर्ष 11 से, यानी कि प्राइमरी स्कूल से बच्चे निकलते हैं तो वो मिडिल स्कूल में आते हैं, और ये 11 साल से लेकर 17 वर्ष तक की आयु में ये शिक्षा ग्रहण की जाती है। इसमें क्लास 6, 7, 8 यानी कि 6, 7 और 8 3 क्लासेज होती हैं। इसके अंदर अगर आप देखते हो तो एक तो उच्च प्राइमरी स्कूल होता है, और उसके साथ साथ उच्च प्राइमरी स्कूल के साथ साथ प्राइमरी स्कूल भी होता है, या फिर कोई भी प्राइवेट स्कूल होता है। तो ये हो गया आपका मिडिल स्कूल में। उसके बाद आ जाते हैं
एक्चुअली फ्रेंड ये भी इसी का इंग्लिश का अनुवाद है, तो आप इन दोनों को एक साथ भी मर्ज करके लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंडरी स्कूल सेक्शन में। तो सेकेंडरी स्कूल जो है तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लास 1 से 5 तक में हमारा प्राइमरी स्कूल में हो गया, फिर 6 से 8 तक हमारा मिडिल स्कूल में हो गया। तो अब 9 से 10th का जो एडुकेशन है वो आता है आपका सेकेंडरी स्कूल के अंदर। तो सेकेंडरी स्कूल के अंदर आप देख सकते हैं इतने सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे आप सेकेंडरी एजुकेशन आप ले सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं सीनियर सेकेंडरी, जो कि लास्ट है आपका, जहाँ पे आप 11th और 12th की एजुकेशन ले सकते हो, दैट इज़ इंटरमीडिएट की, ठीक है। और इसके लिए आपकी आयु जो होनी चाहिए वो 16 से 18 वर्ष होनी चाहिए। तो ये सब कुछ ये सरकार द्वारा स्थापित स्कूल्स है ये, और वही वित्त रहित यानी कि कुछ प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंटल इस तरह के जो स्कूल होते हैं वो इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई नो ये टॉपिक बहुत आसानी से नहीं मिलता है। इसमें अगर आप और ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आप इसमें जो डिफरेंट टाइप की नीति है, बेसिक एजुकेशन, वुड कमीशन, मुदारी कमीशन, ये सब के बारे में भी आप मेंशन कर सकते थे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपके वीडियो आपके एग्जामिनेशन पर्पज से हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।